लिटिल थिंग्स द्वारा आयोजित 6 दिवसीय राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जश्न अजहर में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज ये 5वां दिन है। संक्षिप्त में सबकी बता दूं कि लिटिल थिंग्स लगातार रंगमंच के विकास के लिए नई पीढ़ी को तैयार करने में जुटा हुआ है। जुटा हुआ समझते हैं? किसी काम में जुट जाने का मतलब क्या होता है? उसके पीछे लग जाना। काम करना एक अलग मुहावरा है और काम में जुट जाना एक अलग मुहावरा है। तो हम आपको तैयार करने में जुटे हुए हैं। ये पूरा का पूरा जश्न अजहर हमने आप विद्यार्थियों को समर्पित किया है ताकि आप हमारे साथ जितने वरिष्ठ रंगकर्मी या रंगकर्म से जुड़े हुए किसी भी पहलू के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, उनका सानिध्य पाकर आप रंगमंच का अर्थ समझ सकें। रंगमंच क्यों जरूरी है? रंगमंच है ही क्या? क्यों होना चाहिए? इससे आपको क्यों जुड़ना चाहिए? इससे आपको क्या लाभ है? कविता कहानी पढ़ने का तो अपना एक मजा है। अकेले कमरे में बैठ के पढ़ लिया कहानी कविता, या फिर हमने आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप में डाल दी, मैंने ये कविता लिखी, वाह 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 वाह, अप्रतम अप्रतम, ये सारे तारीफों को सुनकर हम और खुश होते हैं। लेकिन रंगमंच बंद कमरे में नहीं होता। रंगमंच का अपना एक विशाल मुहावरा है और जितना विशाल मुहावरा है उतना ही विशाल उसका अर्थ है। और उस अर्थ को जानने के लिए कमरे से बाहर खुले आंगन में या इस तरह के प्रेक्षागृह में आना अनिवार्य होता है। चूंकि कॉलेज में नाटक पढ़ाए जाते हैं लेकिन नाटक दिखाए नहीं जाते। नाटक को रंगमंच दृष्टिकोण से पढ़ाए नहीं जाते। नाटक को कहानी की तरह पढ़ाकर उसका चरित्र चित्रण, देश काल भाषा की बात करके हम नाटक की हत्या करते हैं। क्योंकि अगर नाटक कहानी कविता उपन्यास की तरह पढ़ाई जाने वाली विधा होती तो नाटक लिखे नहीं जाती। नाटक की क्या जरूरत है? नाटक एक अलग विधा क्यों है? तो इसका मतलब है कि नाटक जब अलग है तो नाटक का संबंध सीधे सीधे मंच से है, जिसमें कई रंग होते हैं, रोशनी, मेकअप, कॉस्ट्यूम, सेट, जो 4 दिनों से आप देख रहे हैं। इसीलिए इसका नाम रंग मंच है। मंच पर अलग अलग रंगों का प्रयोग और उसके साथ टेक्स्ट। तो आज फिर रंग संवाद में हम रंगमंच से जुड़ी कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। हमारे जो विशिष्ट जानकार व्यक्तित्व है वो अपनी बात रखेंगे और फिर जो बात आपको नहीं समझ में आएगी आप प्रश्न करेंगे। आप जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए, क्योंकि याद रखिएगा जब तक आप प्रश्न करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, तब तक आप नया कुछ नहीं सीख पाएंगे। नया सीखने के लिए जरूरी है आप सवाल करें। सवाल करना प्रतिरोध का एक ऐसा अन्यतम रूप है कि जब तक आप किसी बात से संतुष्ट ना हो जाए उसे न माने। और किसी बात से संतुष्ट होने के लिए जरूरी है कि आपका अध्ययन, आपका पढ़ना वैसा ही हो। तो ये रंग संवाद आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, नाटक देखने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए हम आज का सत्र शुरू करने के लिए राधा ठाकुर को बुलाते हैं कि वो आज का रंग संवाद, आज का 5वां दिन शुरू करें। और इसको शुरू करने से पहले एक दो बात और बता दूं कि ये जो रंग संवाद हो रहा है इसे हमारे हिंदी अखबार वर्तमान जो आप देख रहे हैं ना, इन्होंने प्रायोजित किया है। और इस पूरे कार्यक्रम की आप लोग देख रहे होंगे या नहीं जान रहे हैं तो आपको लिंक मिलेगा। इस पूरे कार्यक्रम को पूरे 6 दिन तक होने वाले इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है फेसबुक पर, यूट्यूब पर। और लाइव टेलीकास्ट कौन कर रहा है? हमारे प्रिय भाई का जो चैनल है साहित्यिक टाइम्स, पीछे में रोशन है जो आज 5वां दिन है, एकदम खड़ा रहता है टाइम पर और पूरी की पूरी ये जो
चल रहा है, उसको पूरा लाइव दूसरों तक पहुंचा रहा है। तो केयूर भाई यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन केयूर भाई रोशन के साथ अपने कैमरे के साथ यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए हम आज का सत्र शुरू करते हैं। राधा ठाकुर आप आए और सत्र की शुरुआत करें। नाटक हमारे जीवन में आंतरिक रूप से मौजूद उन तमाम रंगों की भाषा है जिसे हम रोज पढ़ते हैं और गढ़ते हैं एक नई परिभाषा। इसी के साथ जश्न अज़र के इस वादे साल के 5वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जश्न अज़र के पिछले 4 दिनों से चल रहे रंग संवाद के दौरान हमने जाना है कि जीवन और रंगमंच जहाँ एक दूसरे के पूरक रहे हैं, वहीं कई रसों से लिप्त भावों का सचित्र विवरण भी रहा है। इसी के साथ आज का विषय नाट्य रूपांतरण, संभावनाएं और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मैं जनाब मुश्ताक सर को जहमत देती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और स्टेज की खूबसूरती बढ़ाएं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री डॉक्टर कृष्ण श्रीवास्तव जी को। सर, आप स्टेज पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में श्री मंटू दास जी से अनुरोध करती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और अंत में डॉक्टर मोहम्मद काजिम सर को आमंत्रित करती हूँ। सर, आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं लिटिल थेस्पियन के एक्टर मोहम्मद आफ्ताब आलम और पार्वती रघुनंदन को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएं और यहाँ उपस्थित विद्वंजनों को पुष्पगुच्छ और उत्तरी देकर उनका सम्मान करें। मैं ये मंच आज के संचालक मोहम्मद काजिम सर को सौंपती हूँ। वर्तमान की तरफ से आप सभी वक्ताओं को मेमेंटो दिया जा रहा है, तो मैं रविशंकर जी से आग्रह करूंगी आप मंच पर आए। सर, आपका हार्दिक स्वागत है।
आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, लिटिल प्रेसमेंट की तरफ से 12वें जश्न अजहर के मौके पर ये नई शुरुआत रंग संवाद के 5वें दिन आप सभी लोगों का स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि कल भी बात हुई थी कि ये एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई है कि हम छात्रों के साथ, खासकर नाटक के छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ नाटक के अलग अलग विषयों पर, उनके नए नए आयाम पर हम लोग उस पर कुछ बात करें, कुछ चर्चा करें, जिससे न सिर्फ ये कि आपको सीखने का मौका मिले, बल्कि इस तरफ भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी नई तरह से चिंतन का और बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिले। तो आज के इस 5वें दिन आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम लोग नाट्य रूपांतरण, संभावनाएं और चुनौतियां के मौजू पर, के विषय पर आज ये चर्चा करने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि आज के इस पैनल में आप देख रहे हैं कि एक तरफ बहुत प्रसिद्ध, रिनाउंड थिएटर डायरेक्टर, एक्टर, खुद एडेप्ट करने वाले एक फनकार हमारे साथ मुश्ताक आप जी हैं, जो जम्मू से हैं, दिल्ली में बहुत काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं और खुद बहुत से नाटकों का रूपांतरण किया है, बहुत से डायरेक्ट किए हैं, डिजाइन किया है। साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार आपको मिला है। आपके नाटक दिल्ली उर्दू अकेडमी के फेस्टिवल में करीब 5-7 साल लगातार हुए हैं। साहित्य कला परिषद दिल्ली में पूरे साल जो वहाँ नाटक होते हैं उनमें उनकी कुछ गुप्त एक जेवरी होती है और वो पूरे साल नाटक देखती है और उनमें से 5-7 नाटकों का चयन करती है और उनका फेस्टिवल, भारतीय नाटक फेस्टिवल होता है। उसमें 5-7 साल तक लगातार आपके नाटक वन ऑफ द बेस्ट प्ले ऑफ दिल्ली होते रहे हैं। आपने श्री राम सेंटर के आर्टिस्टिक डायरेक्टर थे और वहाँ बहुत काम किया है, बहुत से नाटक किए हैं, बहुत से रूपांतरण किए हैं, 100 से ज़्यादा नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं आप। कुछ टेली फिल्में, कुछ फिल्मों में बहुत प्रख्यात एक्टिंग भी की है और उनके डायरेक्शन में भी रहे हैं। डोगरी में, कश्मीरी में उनमें बहुत काम कर रहे हैं। नाटक के साथ साथ टेलीविजन और फिल्मों में भी कई नावलों को आपने नाट्य रूपांतरण किया है, कई कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया है और आपके बहुत सारे नाटक जो डायरेक्ट किए हैं, जिनमें मैं कहूँ कि महाब्राह्मण, काली बर्फ, अलादाद खां और इस तरह के बहुत सारे नाटक हैं, अंधा युग, जिनके आपके निर्देशन में हुआ है और वो बहुत अच्छा ये रहा है। दूसरे हमारे साथ बहुत प्रख्यात एकेडमिशियन, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। आप आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप न सिर्फ ये कि पढ़ाते हैं बल्कि चिंतन करते हैं और उन चिंताओं को, उन बातों को बुक के फॉर्म में पब्लिश भी करते हैं और वो पब्लिश भी हुई है। आलोचना की प्रगतिशील परंपरा या भूमंडलीकरण और दाम्पत्य संबंध या कथाकार शिव मूर्ति पर किताब आपने ये की है और अभी आप शिल्पांचल हिंदी कथा साहित्य पर काम कर रहे हैं, जो बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत से आर्टिकल आपके छपे हैं, बहुत सारे सेमिनारों में आपने अपना व्याख्यान दिया है और इस तरह के रूपांतरण नाटक बल्कि इनको कहिए कि इनको पूर्वजों से मिला है। इनके पिताजी नाटक से जुड़े हुए थे, उनके जो शैली है बैक स्टेज हो या ऑन स्टेज हो, उनसे जुड़े हुए थे और आप बचपन से ही आपने देखा है, नाटकों को देखा है, नाटकों पर चिंता किया है और आज उस विषय पर हम लोग इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छी बात इस पैनल की ये है कि देखिए, एक तरफ कृष्ण कुमार जी हैं, एक तरफ बहुत ही यंग हमारे साथ मंटो दास जी मौजूद है। अभी शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, फिर आपने कमलेश्वर की कथा पर काम किया है आपने और ट्रांसलेशन पर खासकर आपका बहुत काम है और आपने यहाँ हावड़ा विश्वविद्यालय, हिंदी विश्वविद्यालय है, वहाँ आप उसके जो ट्रांसलेशन विभाग है वहाँ से आप अभी भी जुड़े हुए हैं और आप मतलब काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और हिंदी पढ़ाते हैं। राम बिरला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और मैं क्या बात करूं उनके बारे में, इन तमाम पैनल के बारे में, बल्कि खुद इनकी बातों से आपको पता चल जाएगा
के किस तरह के काम करते हैं और किस तरह का प्रख्यात है, किस तरह के विचार रखते हैं। यकीनन बहुत अच्छा ये डिस्कशन रहेगा। हम सब जानते हैं कि नाटक मूलतः भी लिखा जाता है, कुछ ट्रांसलेशन भी हमने किए हैं और कुछ एडेप्टेशन भी हमने किए हैं। बहुत से जो बाहर के नाटक हैं, जो विदेशी नाटक हैं, उनको ट्रांसलेट कुछ किया गया है। ट्रांसलेट करने में बहुत ये होता है कि चूंकि हमारा समाज और वहाँ का समाज एक जैसा नहीं होता है, तो फिर हमको उसको रूपांतरण करते हैं और अपने कल्चर में, अपनी मिट्टी के इसमें उसको ढालने की कोशिश करते हैं। पार्सी थिएटर पूरी परंपरा हमारे सामने मौजूद है कि किस तरह से आगा आशिक ने और दूसरे नाटककारों ने वहां से मूलतः उनके थीम लिए, उनके प्लॉट को लिया और अपनी मिट्टी की तरह अपनी बातों को सामने रख करके उन्होंने वो नाटक लिखे। हबीब साहब ने कई नाटकों के ट्रांसलेट नहीं किए हैं, बल्कि उनके रूपांतरण किया है। जैसे बहुत फेमस, बहुत मशहूर नाटक उनका है कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, मिडसमर नाइट ड्रीम का उन्होंने एडेप्टेशन किया है और किस तरह से अपने फोक में, अपनी चीजों में किया है। इस तरह से और भी विषय पर हम लोग आगे बात करेंगे। बजाय इसके कि मैं बात करता रहूं, मैं ये चाहूंगा कि हमारे पैनल में जो लोग मौजूद हैं उनकी बातें आप सुने। बीच में मैं जो टिप्पणी होगी, जो बातें होगी वो करता रहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्ण कुमार जी हमारे साथ, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं, खुद ट्रांसलेट किया है, काम किया है। और आज मूल नाटक जिस तरह से कम हो रहे हैं, ओरिजिनल नाटक जिस तरह से हमारे पास कम हो रहे हैं, तो हम न सिर्फ विदेशी बल्कि अपने देश में भी कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में या दूसरी भाषाओं में जो नाटक लिखे जा रहे हैं उनको हमने ट्रांसलेट भी किया है और रूपांतरण भी किया है। तो उसमें अब आज के दौर में मूल नाटक कम हो रहे हैं, उसमें क्या हमारे पास संभावनाएं हैं जो हिंदी, उर्दू, मैं हिंदुस्तानी कहूँ कि हिंदुस्तानी नाटक पूरे इसमें कि किस तरह के हमारे पास संभावनाएं हैं और एक रूपांतरण करते वक्त किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने होती हैं। हमारे सामने एक रूपांतरण करने वालों के एक तो मूल नाटककार का जो विषय है, जो उसकी चिंतन है, वो भी सामने रखना है और हमारे अपने जिस भाषा में हम कर रहे हैं उसके अपने चिंतन को, उसके अपने ऑडियंस को सामने रखकर हम उसका रूपांतरण करते हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह की संभावनाएं हैं और किस तरह की चुनौतियों से हम सामना कर रहे हैं? कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी। शुक्रिया काजी साहब। नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो मैं साधुवाद व्यक्त कर रहा हूँ उमादी के प्रति और लिटिल थिस्पियन के प्रति कि संकट भरे समय में और नाटक के लिए विशेष रूप से, संजीदा नाटक के लिए विशेष रूप से संकट का समय है और इस संकट के बीच में 6 दिन का यह महत्वाकांक्षी नाट्योत्सव करना, जश्न अजहर जो पहले जश्न रंग के नाम से था, तमाम विपदाओं, आपदाओं, संकटों के बावजूद वे इसे मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद, उनके बधाई की बात है। दूसरा एक धन्यवाद और मुझे लगता पहले ही कर देना चाहिए। ये तमाम छात्राओं की टोली यहाँ दिख रहे, छात्राएं दिख रहे हैं, माइकल मधुसूदन दत्त कॉलेज से आए हुए, जिनकी प्राध्यापिका डॉक्टर रुकैया शाहीन जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वे अपने सारे बच्चों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। तो विषय आप सबको पहले से ही पता है कि नाट्य रूपांतरण की संभावनाएं और चुनौतियां। दरअसल काजी साहब ने ये बेहतर बताया कि मैं बचपन में नाटकों से जुड़ा रहा, लेकिन युवावस्था से फिर नाटक से विमुख होकर आलोचना की तरफ, उपन्यास की तरफ चला गया। ये उमादी का आशीर्वाद कहें या कृपा कहें कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे नाटक की ओर जोड़ा। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आप में से तमाम जो बाहर बैठे हुए हैं, जमा हबीब साहब बैठे हुए हैं, उन सब के बीच में मैं अपने को थोड़ा ऐसे भी ठीक ना हूं और ठीक ना महसूस करता हूं। फिर भी कुछ बातें। पहली बात तो नाट्य रूपांतरण की जरूरत ही क्या? अगर हमारे पास अच्छे नाटक हों, सही नाटक हों जिन्हें हम मंच पर ठीक ढंग से अभिनीत कर सके, तो हम नाट्य रूपांतरण क्यों जाएं? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नाट्य रूपांतरण करना हमारी एक मजबूरी भी है। ठीक है कि वो चुनौती है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी मजबूरी है ये। और हम जानते हैं कि
हिंदी में सबसे अधिक अनुवाद अगर किसी विधा के होते हैं तो नाटक के होते हैं। हम क्यों दूसरी तमाम भाषाओं के नाटकों का हम कहानियों का अपेक्षा करें, या को दिखती नहीं उस रूप में जितना अजहर आलम के जितने नाटक आप देखें रूहे के अलावा प्राय हमने जितना देखा अनुवाद है या नाट्य रूपांतरण है किसी उपन्यास या किसी। तो मूलतः हम दूसरी भाषाओं के नाटकों का या कुंजन अजहर का महत्वपूर्ण नाटक जो मैकबेथ वो भी एक अनुवाद है। तो इस तरह से मुझे लगता है मजबूरी के तहत ये अनुवाद वाला काम होता है। और दूसरा नाट्य रूपांतरण का जो मामला है वो मुझे लगता है अन्य साहित्यिक विधाओं से कैसे नाटक के रूप में उन्हें रूपांतरित किया जाता है, कैसे उन्हें रंगमंच पर लाया जाता है, इसकी संभावनाओं और चुनौतियों की ओर हमें जाना होगा। तो अन्य जो साहित्यिक विधाएं हैं जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, इन सब का स्वाभाविक रूप से नाट्य रूपांतरण किया जाता रहा है। और आरंभ से हम देखें तो सैकड़ों नाटक हमारे जो महाभारत और रामायण महाकाव्य रहे हैं उनके तमाम अलग अलग अंशों को लेकर के उनका नाट्य जो बोलता है कविता के फॉर्म में चीजें रही उन्हें नाटक के रूप में रेखांकित किया गया। मुझे आज भी याद मेरे बचपन में रामलीला जब हुआ करती थी तो उसमें सुपनखा का एक चरित्र आकर बोलता था, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, सुकुमारी नारी सीता को वे अपने संग में लाए हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं, जैसे शमशीर उन्हीं की है, वे दंडक वन में रहते हैं, जैसे जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल पड़ी और सीता से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम, यदि जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाक लगा लो तुम। तो बचपन का मेरी स्मृतियों में जो पहला थिएटर है, पहला नाटक है रामलीला का, वो ये पंक्तियां तो मुझे याद है। बाद में पता चला कि ये तो पंक्तियां उस नाटक की नहीं, न उस निर्देशक या जो लोग गांव के लोग खेल रहे थे कापी पर सब कुछ लिखे हुए थे, ये राधे श्याम कथावाचक हैं, उनकी राधे श्याम रामायण है, उस राधे श्याम रामायण की पंक्तियां हैं यहाँ उठाकर रख दी गई और उसी नाटक में तुलसीदास की पंक्तियां उठाकर रख दी गई। यहाँ तक कि उसी नाटक में निराला की राम की सती पूजा की पंक्तियां भी उठाकर रख दी गई। तो इस तरह से नाट्य रूपांतरण में कैसे कहां से चीजें एक रंगकर्मी, एक रंग निर्देशक या जो स्क्रिप्ट राइटर है वो कहां से ले आता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये कविताओं में यहाँ तमाम लोग थिएटर के बैठे हुए तमाम कविताओं को हम लोगों ने देखा है नाट्य रूपांतरित होते हुए। जैसे इन दिनों जो में शुक्ल काम कर रहे हैं इस तरह का, अगर आप लोगों ने देखा हो नृत्य नाटिका के रूप में वे राम की शक्ति पूजा का, कामायनी का, रसविरथी का और भी ये सब वे करते रहते हैं। इसी तरह तमाम कविताओं का जिक्र किया जा सकता है। अंधेरे में, अग्निवीक, संशय की एक रात, असाध्य विड़ा, पटकथा, तमाम बहुतों का उल्लेख किया जा सकता है। इन सब का नाट्य रूपांतरण किया गया। दूसरी विधाओं में यदि उपन्यास की तरफ हम जाएं तो उपन्यास में प्रेमचंद के गोदान का होली के रूप में मैला आंचल, बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे उपन्यास का नाट्य रूपांतरण हुआ। महाभोज तो बहुत प्रसिद्ध जो है रहा। तमाम नाम गिनाए जा सकते हैं, स्पार्टकस और नेत्रू मर्जानी, एलर्जी आपने देखा होगा। तो इस तरह से उपन्यासों का भी तमाम अनुवादों में हिंदी का ही जिक्र ज्यादा कर रहा हूँ। कहानियों का भी प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों का, सैकड़ों कहानियों का नाट्य रूपांतरण स्कूलों में, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्राय जो है, अगर एकांकियां नहीं हुई राम कुमार वर्मा की और दूसरे लोगों की, तो वो नाट्य रूपांतरण मूलतः प्रेमचंद की कहानियों का स्कूलों में आज भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे प्रसाद की कहानियों का, यशपाल की कहानियों का
जिस शायरी की चीपी दावत इत्यादि का, इधर संजीव की कहानियों का झूठी एकत्रित आदि हिनामचंद्र नीलांबर ने जो है अनुवादित किया, उसकी रितेश पांडे ने किया, या जो है और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश की, या शिवमूर्ति की तमाम कहानियों का कसाई बाबा वगैरह का कलकत्ते में भी कई बार वंचित हुए, या आज ही जिस नाटक की भी प्रस्तुति होनी है वो नाटक भी मूलतः लम्हों की मुलाकात, वो नाटक भी कृष्णचंद्र के दो कहानियों का नाट्य रूपांतरण जो है उमादि का लेख संभव है और मुश्ताक अख्तर का जो है निर्देशन है। तो इस तरह से और भी तमाम विधाओं में जीवनी की आत्मकथा के संस्मरण में तमाम और संदर्भ दे सकता हूं कि उन सब के नाट्य रूपांतरण होते हैं। तो स्वाभाविक रूप से नाटकों की कमी के कारण ये संभावनाएं तो लगातार हैं कि नाट्य रूपांतरण दूसरी विधाओं के माध्यम से हो। इसकी आवश्यकता भी इसलिए भी है कि मुझे लगता है कि कहानी में, उपन्यास में हम जो कहना चाहते हैं, क्योंकि वहां बंदिश नहीं रहती मंच की एक लेखक के सामने, और वैसे भी हिंदी में नाटकों के लेखक का संकट है भी, तो एक बंदिश नहीं रहती। जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमें कहना है, एक कहानीकार, एक उपन्यासकार अपने समय को ज्यादा बेहतर ढंग से उसमें व्यंजित कर पाता है अपेक्षाकृत नाटक के। अब ये रंग निर्देशक का दायित्व है, ये जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उनका दायित्व है कि उन्हें कैसे वे रेखांकित करें। जैसे वहां ढेर सारे संदर्भ ऐसे हो सकते हैं जिनका नाटककार के लिए कोई मतलब नहीं। जैसे एक चरित्र का पूरा रेखाचित्र अगर देता जा रहा है, कोई लेखक, कोई उपन्यासकार पन्ने पर पन्ने रंगता जा रहा है परिवेश के बारे में, कोई उपन्यासकार लगातार एक चरित्र को रेखा, वो ऐसा है, वो देखने में ऐसा है, इस तरह का है, उसका वस्त्र विन्यास ऐसा है। नाटक के लिए उन सारे के सारे प्रश्नों का कोई मतलब नहीं। अगर कविता के उदाहरण के माध्यम से समझें तो राम की शक्ति पूजा की पहली पंक्तियां हैं, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। अब इसका नाट्य रूपांतरण अगर करना है तो कोई संवाद नहीं है, वो परिदृश्य है, ये रंग निर्देशक की परिकल्पना है कि वो कैसे इसे रेखांकित करता है। या इसी में जैसे बाद में है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, दरज रहा पीछे अमुद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। अगर इसका नाट्य रूपांतरण करना है तो मुझे लगता है यहाँ संवाद की जरूरत नहीं है, उन रंग संकेतों के माध्यम से, उस पूरे परिवेश के माध्यम से अपनी रुचि के अनुसार, और इस जो है रंग निर्देशक उसे अपने आप रेखांकित करेगा। अब वो कैसे करेगा ये उसकी चुनौती है, ये उसके सामने ये समस्या है कि उन चीजों को कैसे रेखांकित करे। तमाम कविताओं के माध्यम से, मैं समझ नहीं ले रहा हूँ, तमाम कविताओं के माध्यम से अंधेरे में का नाट्य रूपांतरण करते ही अगर उसकी प्रारंभिक पंक्तियां ही हैं, जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों को देती है सुनाई, बार बार ऐसे। तो ये सारा कुछ, या तो इधर भी हमारे यहाँ सीधे सीधे कविता का अभिनयात्मक पाठ, ये कविता भी सीधे सीधे अभिनीत की जाती रही। कहानी देवेंद्र जनपुर ने तो सीधे सीधे कहानियों का थिएटर किया, वो कोई चीज उसमें नहीं कर, तो सूत्रधारों के माध्यम से, तमाम दूसरे तरीकों के माध्यम से उस कहानी को कैसे नाटक के रूप में रेखांकित किया जाए, ये बड़ी चुनौती किसी भी विधा से जब हम रूपांतरित करते हैं, ये तभी संभव है, इस चुनौती पर विजय तभी प्राप्त की जा सकती है तो जब स्क्रिप्ट राइटर जो है, जो लेखक है, उसके अंदर रंग चेतना है। अगर रंग चेतना नहीं है, रंग निर्देशक हो, वो नाटक का निर्देशक, क्योंकि नाटक सबसे ज्यादा मानस में किसी के रहता है, तो निर्देशक के मानस में रहता है, पूरी इच्छा भी उसके मानस में रहती है कि कैसे इसे पूरा अंजाम तक पहुंचाना है। स्क्रिप्ट चाहे जो हो, जैसे क्योंकि स्क्रिप्ट की भी काट छाट मुश्ताक अख्तर बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि तमाम लेखक बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत बेहतर ढंग से लिख गया, उसे लगता है ये नहीं कहेगा तो नाटक में जान ही नहीं आएगी, लेकिन डायरेक्टर को लगता है कि नहीं, ये इन प्रसंगों को इस रूप में हम यहाँ मंच पर नहीं उठा सकते, लिखने को कुछ भी लिख जाए। तो ये चुनौतियां, इसलिए तमाम लेखक जो खास करके
बड़े लेखक माने जाते हैं, वे अक्सर नाटककारों से नाराज हो जाते हैं। मुझे याद है शिवमूर्ति नाराज थे कि कसाईवाड़ा नाटक तो छोड़िए, फिल्म जब बनी तो कहा कि हमको देखने का मन ही नहीं कर रहा है, क्या करें। बाल चटर्जी जैसे व्यक्ति ने बनाई फिल्म, तो उसके बाद कहा इलाहाबाद में जब शूटिंग की तो बकरी उसमें जो थी नायिका की वो 1 साल की थी, मुंबई में जब शूटिंग की तो 3 महीने की हो गई, बाद में छोटी हो गई बकरी। तो इस तरह के तमाम संदर्भ हैं जहां बहुत से निर्देशक के अपने संकट हैं, वो इलाहाबाद वाली बकरी को कहां से जुड़े, मुंबई में जाकर के। तो इस तरह के तमाम संकट जो है होते हैं जिन्हें लेखक नहीं समझ पाता, और वो निर्देशक के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाता है कि उसने हमारी रचना के साथ, हमारे उपन्यास के साथ, हमारी कहानी के साथ न्याय नहीं किया। वो न्याय दरअसल अपने फॉर्मेट के साथ, अपनी विधा के साथ कर रहा है, वो केवल आपकी विधा के नहीं। तो ये ढेर सारी चुनौतियां मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा बातें कह रहा हूँ। तो लेकिन मैं बोलता चला जाऊंगा, मास्टर हूँ ना। असल में हम लोग यहाँ इस पैनल में 3 जो है वो अध्यापक हैं, टीचर हैं, उनकी क्लास 50 मिनट से 1 घंटे की होती है। तो अक्सर हम लोग क्लासरूम में चले जाते हैं जब किसी इस तरह के विषय पर बात करते होते हैं तो। और बड़ी अच्छी बात अभी इन्होंने बताई कि किस अंकुर जी ने, डॉक्टर कृष्ण कुमार शास्त्री जी ने बताई कि अंकुर जी ने एक तरह से कथा कोलाज या कहानी का रंगमंच पूरा शुरू किया था 1974 में ही। तो वो कहानी का रंगमंच है, वो रूपांतरण नहीं है, वो कहानी को एज इट इज पेश कर देते हैं। और इस विषय पर उस्ताद जी ने भी बहुत काम किया है कि कहानी को एज इट इज पेश किया है और उसका रूपांतरण भी किया है। कई बार ये होता है कि कहानी को हम ऐसे पेश कर देते हैं, या जो जिन कविताओं की बात हुई, लंबी कविताओं की, उन कविताओं को ऐसे पेश कर दिया गया, उसको रूपांतरण नहीं किया गया, नाटक के फॉर्म में नहीं डाला गया, तो वो कहानी का रंगमंच है। लेकिन कई कहानियां ऐसी या कई नॉवेल ऐसे हुए हैं कि जिनको फॉर्म बदल दिया गया है। कि जैसे एक कहानी हम सब लोगों को याद होगी, इस प्रेमचंद की कहानी है शतरंज की बाजी। नहीं, कहानी का नाम है शतरंज की बाजी, और उसको हबीब साहब ने नाटक के फॉर्म में किया था शतरंज के मोहरे, और उस पर फिल्म बनाई थी सत्यजीत रे ने, शतरंज के खिलाड़ी। अब ये देखें कि एक कहानी है, एक तरफ प्रेमचंद की कहानी है शतरंज की बाजी, फोकस कहां है, बाजी पर, और हबीब साहब ने जब उसका नाट्य रूपांतरण किया तो फोकस कहां है, शतरंज के मोहरे। और जब सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई तो वहां फोकस कहां है, खिलाड़ी। कहानी एक ही है, एक तरफ बाजी है, दूसरी तरफ मोहरे हैं, तीसरी तरफ खिलाड़ी है। शतरंज में 3 ही चीजें हैं, तो एक ही कहानी है, लेकिन जब वो फॉर्म बदलती है तो किस तरह से उसका फोकस बदल जाता है। वहां बाजी पर है, वहां मोहरे पर है कि किस तरह से ब्रिटिशों ने मोहरे पे बिछाए थे अपने, और यहाँ खिलाड़ी पर है कि कौन खेल रहा है। तो एक ही कहानी है, उसका जब हम रूपांतरण करते हैं तो हमेशा जो मूल तो है, लेकिन जो रूपांतरण करने वाले हैं या जो बनाने वाले हैं वो फिर उनका अपना थॉट, अपनी चीजें आती हैं। या इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं, रणजीत कपूर ने बहुत सारे ये किए हैं, या श्रीलाल शुक्ल का जो नॉवेल है रात दरबारी, उसको जब नाट्य रूपांतरण किया गया, जब लिखा गया उस वक्त का, और अभी एक 90s में 2000 में जब उसका नाट्य रूपांतरण किया गया, या अल्लाह रात खां जब कृष्णचंद्र ने जब लिखा था और मुश्ताक खान जी ने जब पेश किया, उस वक्त की जो पूरी करंट सिचुएशन थी वो चीजें वहां आ जाती हैं। या मुझे फिर याद आता है, हबीब साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कि मंटो की कहानी है बहुत मशहूर, टोबा टेक सिंह, उसका जब इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया बंटवारा के नाम से, तो उस वक्त फिर जो पूरी सिचुएशन थी 90s की हमारे पास, वो पूरा हमारे सामने आया। या फिर हमें शाहिद अकबर याद आता है कि उन्होंने कुछ मंटो के कैरेक्टर्स को लेकर के जब उसको नाटक के फॉर्म में ढाला, गैर जरूरी लोग, कि उस वक्त जिस तरह की बातें हो रही थी कि वो सारे कैरेक्टर्स हमें तो गैर जरूरी लगते हैं, लेकिन हमारे समाज का किस तरह से अटूट हिस्सा है। तो इस तरह वो चीजें बदलती हैं और वो होती हैं। अभी कृष्ण प्रेमचंद की बात हुई, एक ऐसे ही थिएटर का जुनूनी मुंबई में है मुजीब खान साहब, मुझे लगता है कि वो प्रेमचंद की सारी कहानियों का मंचन कर चुके हैं, वो सारी ऑलमोस्ट 250 350 तो पिछली 350 के आसपास तो पहले ही हो चुकी थी, तो सारी कहानियां सारे लेख को ये कर चुके हैं। तो एक तरफ मूल कहानी है,
दूसरी तरफ उसका रूपांतरण है, और तीसरी तरफ ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे डॉक्टर मोहम्मद बशीर की कहानी है, उसको हमने नाट्य रूपांतरण किया है, या दूसरे और बहुत से हमारे मराठी में बांग्ला की बहुत सारी कहानियां हैं, उसका नाट्य रूपांतरण किया गया है। तो उसमें एक तरफ ट्रांसलेशन है, दूसरी तरफ नाट्य रूपांतरण है। तो हमारे साथ हमारे पैनल में बहुत अच्छे ट्रांसलेशन के माहिर नटो दास जी मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में किस तरह की मतलब चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनको दूसरी भाषाओं से अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने में या उसका रूपांतरण करने में, उस विषय पर जरा सा आप रोशनी डालें, प्रकाश डालें। धन्यवाद सर। आदरणीय काजमी सर, आदरणीय काक सर, आदरणीय कृष्ण श्रीवास्तव जी, और इस रंग संवाद के प्रणेता उमा झुंझुनवाला मैम, और यहाँ उपस्थित सारे श्रोतागण, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोग इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं कृष्ण श्रीवास्तव सर की बातों को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूँ कि सर विस्तार से, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, चाहे कविताओं का कैसे नाट्य रूपांतरण हुआ, मैं संक्षिप्त में कैसे बांग्ला के कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया जाए, क्योंकि हिंदी में कहानियों की लंबी फहरिस्त है। प्रेमचंद की परंपरा, प्रेमचंद की कहानियों से लेकर हम उदय प्रकाश की कहानियों का नाट्य रूपांतरण देख चुके हैं, कर चुके हैं, लेकिन बांग्ला के कहानीकारों ने बांग्ला के कहानियों का कैसे नाट्य रूपांतरण किया जाए। आखिर नाट्य रूपांतरण क्यों जरूरी है? क्योंकि कहानियों के भावबोध को भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत करना ही नाट्य रूपांतरण है। और खास करके पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की भूमि, जो नवजागरण की भूमि रह चुकी है, इस भूमि पर बांग्ला के असंख्य साहित्यकारों ने, बांग्ला असंख्य कहानीकारों ने अपनी असंख्य कहानियां लिखी हैं, और उस असंख्य कहानियों का नाट्य रूपांतरण होना जरूरी है। क्योंकि आज का विषय क्या है? नाट्य रूपांतरण। तो क्यों और नाट्य रूपांतरण संभावना है? तो बंगाल के जो कहानीकार हैं, बंगाल के कहानीकारों के कहानियों के नाट्य रूपांतरण होने की संभावना काफी बची हुई है। अब ये संभावनाएं जब बची होंगी, तो इन संभावनाओं को बदलने के लिए, संभावनाओं को कारगर करने के लिए हमें नाट्य रूपांतरण के विभिन्न चरणों से अवगत होना पड़ेगा। जैसा कि उमा में बता रही थी कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को संबोधित किया गया है, और इस रंग संवाद के माध्यम से विद्यार्थी नाटक के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो पाए, नाटकों के प्रति उनका रुझान बढ़े, और रुझान बढ़ने के साथ साथ वह बढ़ चढ़कर क्या करे? आलोचनात्मक दृष्टि के साथ साथ नाटक की गतिविधि में भी क्या करें? बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब नाट्य रूपांतरण करते समय हम 4 बातों को ध्यान में रखते हैं। पहला है दृश्य निर्माण, क्योंकि कहानियों में जब कहानी लिखते हैं, कहानी का उसमें कल्पना का भी गुण समाहित कर देते हैं, कल्पना का भी क्या सहारा देते हैं। लेकिन नाट्य रूपांतरण करते समय जब हम दृश्य कल्पना करेंगे, तो दृश्य हम कल्पना नहीं कर पाएंगे। जो काल्पनिक बातों को हम क्या बाद में सोच भी पाएंगे, लेकिन जब नाटक का जब मंचन होता है रंगमंच पर, तो यथार्थ उसे देखते हैं, और देखने के क्रम में क्या भली भांति जानते हैं कि जिस समय नाटक को देखते हैं, उस समय हम केवल देखते हैं, इनके अलावा हम कुछ और नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले नाट्य रूपांतरण करते समय हमें दृश्य निर्माण को सोचना पड़ेगा, और जब दृश्य निर्माण होंगे तो आपको संवाद लिखल जानना होगा। क्यों? कहानियों का संवाद अलग है, कहानियों का डायलॉग अलग है, और लंबे लंबे डायलॉग है। लेकिन जब नाटक को नाट्य रूपांतरण में जब तब्दील किया जाएगा, जब नाटक का मंचन होगा, तो नाटक की समय अवधि क्या सीमित होती है। हम अधिक बढ़ा चढ़ाकर 3-4 घंटे का तो मंचन कर नहीं पाएंगे, और अगर करेंगे तो उबाऊपन का अनुभव करना होगा, जो सबको सहन करना क्या संभव नहीं होंगे। बहुत कम लोगों की रुचि होती है जो सहन कर पाएंगे। हम लोग चाहते हैं कम से कम समय में अधिक से अधिक बातों को क्या प्रभावशाली ढंग से जान पाए,
और जब तक प्रभावशाली ढंग से नहीं जानेंगे हम नाट्य रूपांतरण की जो संभावनाओं को जान नहीं पाएंगे। और यह जाहिर सी बात है, जहां संभावनाएं होंगी वहां चुनौती अपने आप होंगी। यानी जहां कुछ कार्य करना है चुनौती अपने आप पहले से ही क्या उपस्थित रहेगी। तो दृश्य निर्माण, लेखक, संवाद लेखन, अब जब संवाद लेखन होगा तो रूपांतरण को आगे बढ़ाना होगा, हमें परिवेश का चित्रण करना होगा। और जब परिवेश होंगे तो परिवेश को सार्थकता प्रदान कौन करेगा? चरित्र चित्रण। और जब तक चरित्र चित्रण नहीं होगा तो वह संवाद स्थापित नहीं होंगे, और जब संवाद स्थापित नहीं होंगे तो संभावना बढ़ेगी नहीं। और संभावना कब बढ़ेगी? जब दृश्य का अवलोकन करवाया जाएगा। आप लोग भली भांति जानते हैं श्यामानंद जालान का नाम, बंगाल के सर बैठे हैं, उर्दू के बड़े जानकार सर हैं। आप सब लोग यहाँ जो जितने वरिष्ठ लोग हैं आप सब लोग जानते हैं श्यामानंद जालान का नाम। वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं बंगाल में जिन्होंने रविन्द्रनाथ के उपन्यास घोड़े बाजे का नाट्य रूपांतरण हिंदी में किए थे। और जब से ये परंपरा शुरू हुई, इनके बाद उन्होंने महाश्वेता देवी के बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास 1084 की मां, उनका रूपांतरण किए, नाट्य रूपांतरण। और उपन्यास से जब ये परंपरा शुरू होती है तो उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्यामानंद जालान बीमल मित्र के नाटकों का नाट्य रूपांतरण करते हिंदी में। क्योंकि बंगाल में नाटककारों के नाटकों का हिंदी का अनुवाद हुआ है, लेकिन बहुत कम ऐसे काम हुए हैं कि बंगाल के कहानीकारों के कहानियों का तो अनुवाद हो रहे हैं। अनुवाद में आप संजीव चट्टोपाध्याय का नाम जानते होंगे, शिवचंद्र मुखोपाध्याय को जानते होंगे, सुनील गंगोपाध्याय कविताएं हैं, कहानियां उनको जानते होंगे। लेकिन उनके कहानियों का नाट्य रूपांतरण होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ विषय तय किया गया संभावना है, क्योंकि अभी बहुत सारा काम अधूरा है। और अधूरे काम को करने के लिए हमें उनके कहानियों को उनके गाथाओं में उनके विषय वस्तु से लोगों को अवगत कराना होगा। सर बता रहे थे आखिर नाट्य रूपांतरण में अनुवाद की क्या जरूरत है। सर भी बता रहे थे श्रीवास्तव सर, अनुवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब तो साहित्य क्या शिक्षक हैं, यहाँ साहित्य के विद्यार्थी हैं। जिस हिंदी साहित्य को हम पढ़ते हैं उस हिंदी साहित्य की बुनियाद अनुवाद पर क्या निर्भर है। जिस हिंदी साहित्य को हम पढ़ते हैं या जिस हिंदी साहित्य को पढ़ाते हैं उसकी बुनियाद अनुवाद पर क्या निर्भर है। क्योंकि यहाँ सारे विद्यार्थी हैं और सारे विद्यार्थी नाम सुने होंगे गासा कट्टासी का, उनकी पुस्तक का नाम भी सुने होंगे, इस्तवार बवार यत्रोत्तर एंदुरी हिंदुस्तानी। यह पुस्तक लिखी गई थी किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। हम लोग पढ़ते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं किस भाषा में? तो इसे अंदाजा लगाइए, जिस साहित्य की बुनियादी अनुवाद पर क्या निर्भर है, तो अनुवाद का फलक कितना व्यापक हो सकता है। और अनुवाद एकमात्र ऐसा जरिया है कि अलग भाषा, अलग सभ्यता, अलग संस्कृति को अपनी भाषा में सहजता से सरलता से जान पाए। और सरलता से सहजता से जानने के लिए हमें बार बार, जिसे बांग्ला में कहते हैं छोटो गल्पों का नाट्य रूपांतरण जरूरी है। जिस भूमि में रहते हैं वहां की सभ्यता संस्कृति को हम कविताओं के माध्यम से, जैसे यहाँ कविताओं में सुबोध सरकार सर हैं, सुनील गंगोपाध्याय सर हैं, उनकी ख्याति है। मल्लिका सेन गुप्ता, दिवंगत मल्लिका सेन गुप्ता, उनकी कविता ख्याति मिल चुकी है। लेकिन जो नए नए साहित्यकार हैं, जो नए नए कहानियां लिख रहे हैं, उन कहानियों का नाट्य रूपांतरण होना जरूरी है। उसकी एक लंबी परंपरा है और उस लंबी परंपरा में लगभग क्या हम लोग नाम सुने रहते हैं बुद्धदेव बासु का, नाम सुने बुद्धदेव बासु का, वासुदेव दास गुप्ता के नाम सुने होंगे। उनके कहानियों का नाट्य रूपांतरण होना जरूरी है। और सबसे पहले नाट्य रूपांतरण किसी का हुआ बांग्ला में, आपको नाम सुनेंगे स्वर्ण कुमारी देवी। वो भी कब हुआ था? 1892 में
स्वर्ण कुमार देवी, लोग उनको जानते ही नहीं। जितनी प्रसिद्धि लाभ राम कुमार मुखोपाध्याय को कहानियों के क्षेत्र में हुआ है, अगर उतनी प्रसिद्धि स्वर्ण कुमार देवी को मिले तो उनके कहानियों से, उनके विषय वस्तु से भली अवगत हो पाएंगे। और इसमें प्रभात कुमार मुखोपाध्याय है, तारशंकर बंदोपाध्याय का नाम सुने हैं, माणिक बंदोपाध्याय का नाम सुने हैं, और उसमें सबसे चर्चित है प्रमोद कुमार सान्याल। उनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण होना जरूरी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि संभावनाएं हैं, और संभावनाएं खास करके बांग्ला के कहानियों में। और अभी अंत में हम लोग कहेंगे, नाम भी सुने होंगे, नवनीता देव सिंह, उनकी कहानियों का नाट्य रूपांतरण होना जरूरी है। अब नाट्य रूपांतरण होंगे, उनके अपने क्या परिधि है, उनके अपने मानदंड है, जो इस विषय के क्या मर्माज्ञ होंगे वो बखूबी इनको क्या पूरा करेंगे। लेकिन जब नाट्य रूपांतरण हुआ तो नाट्य रूपांतरण हुआ, उनका मंचन भी जरूरी है, और मंचन की रंगमंच की अपने क्या परिधि, अपनी सीमा है। जो बातें कहानी में कही जा रही है विस्तार फलक से, वह सारी बातें विस्तार फलक से मंच पर संभव नहीं है। इसमें किसकी चुनौती है? संवाद की। संवाद ऐसा हो ताकि क्षणिक उस श्रोता को अपने बांध ले। जैसे एक दृश्य का हम लोग कल्पना कर रहे हैं, दृश्य क्या है कि बारिश हो रही है। मानिए किसी कहानी में किसी दृश्य का आकलन है कि बारिश हो रही है, उनका नाट्य रूपांतरण हुआ। अब नाट्य रूपांतरण होंगे तो उसे क्या मंच पर प्रदर्शित करना होगा, और अगर मंच पर प्रदर्शित करेंगे और डायलॉग हो रहे बारिश संबंधित और दृश्य होंगे क्या कुछ और, चुनौती तो है ही। ये खर्चीला माध्यम है, और जब खर्चीला माध्यम होगा तो चुनौती अपने आप कठिन होगी। यानी तमाम तरह की चुनौती है, और तमाम तरह की चुनौतियों में हम लोग सबसे महत्वपूर्ण तरह से क्या करेंगे कि जो मंचन हो रहा है, यानी पात्रों के क्या संवाद सहज सरल हो, उसमें क्लिष्ट शब्दों की क्या कोई गुंजाइश मौजूद न हो। बस अब मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। थैंक यू मधुदास जी। दोस्तों, देखा आपने कि एक तरफ जो चुनौतियां हैं उस पर बात हो रही थी, तो अपनी संभावनाओं पर बात हो रही थी, मधुदास जी कर रहे थे। और खासकर जो बांग्ला की कहानियां हैं उनमें कितनी संभावनाएं हैं, और उनमें बहुत सारे रूपांतरण हुए भी हैं। टैगोर को बहुत किया गया है, उनके काबुलीवाला या उनकी दूसरी बहुत सारी कहानियों को, यहाँ तक के घोड़े बाजे का भी कई रूप में उनका रूपांतरण हुआ और कई अलग अलग लोगों ने किया है। और जब रूपांतरण करते हैं तो एक तो जो रूपांतरण करने वाले नाटककार हैं उनका अपना उनकी समझ होती है कि कब किस कहानी का कितना महत्व है, और आज उसका क्या रिलेवेंस है, आज हम क्यों उनको रूपांतरित कर रहे हैं, आज हम क्यों उसको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। वैसे ही अलग अलग समय में जो कहानियां रूपांतरण हुई है, जैसे मैंने प्रेमचंद की शतरंज के बाजी के एग्जाम्पल थी, हमें फिर याद आ रहा है मंटो की एक कहानी टोबा टेक सिंह है। और टोबा टेक सिंह का जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रूपांतरण जमानी साहब ने जब पटवारा के नाम से किया, और वहां वही बिशन सिंह का कैरेक्टर है, और वो वहाँ मूल कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, और वो वहाँ किस तरह से बंटवारा में पेश किया जा रहा है, उसको किस तरह से पागल खाने में वो काम कर रहा है, किस तरह से दूसरे जो दृश्य है या बॉर्डर का दृश्य है, वहाँ उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी फिक्र है, और उस तरह से उस किरदार को, उस कैरेक्टर को शुरू से लेकर चले हैं। और उसमें उसके जरिए हमारे मंटो ने जिस जमाने में लिखा, हमारे पार्टीशन के जमाने में, और एक बार फिर 80 के बाद, 90 के बाद, खासकर 92 के बाद जो पूरा माहौल बना, उसमें किस तरह से हमारा पूरा दिमाग काम कर रहा था, उन चीजों को वहां फोकस किया गया, और उसके हिसाब से उसके डायलॉग्स लिखे गए, पूरे सीन लिखे गए, और वो बहुत बढ़िया नाटक और उसे पेश भी किया गया। स्वामी साहब ने खुद पेश किया था, उन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया था उसे। उसी तरह से जब हम आ रहे हैं 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी के शुरू में जब शाहिद अनवर उस कैरेक्टर को लेते हैं और मुश्ताक जब उसको डायरेक्ट करते हैं, तो वहां ये कहते हैं कि नहीं, बिशन सिंह की जुबान से और कोई डायलॉग हम नहीं सुनना चाहते हैं,
सिर्फ वही जो लाइन है जिसके कोई मायने नहीं है, वो प्रति डॉक्टर देने की बधाई मुंगी दावा फिर तो टैक्सिंग या मुंगी दावा दी भाई गुटी खालसा या मुंगी दावा दी लालटेन, हाँ, या मुंगी दावा फिर हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, पूरे प्ले में वो जब भी बोलता है तो यही लाइनें बोलता है या इनमें से कुछ टुकड़े बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है तो प्रति कर कहां जा रहे हो, मूंगी दाल और दिल डालते हैं। तो ये जो पूरा एक ये है कि एक नाटककार, एक डायरेक्टर, एक डिजाइनर जब किसी कहानी को, जब किसी नॉवेल को या उससे रूपांतरण होने वाले जो नाटक है उसको देखता है तो वो किस तरह से देखता है, उसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सामने मुशताक खान की मौजूद है। और उन्होंने क्रिस्टन्ना और मंटो के तो इतने किए हैं कि शायद आप याद भी करें तो दोनों हाथ की उंगलियां कम पड़ जाए, बल्कि इनके पोरों में भी हम गिने तो वो भी कम पड़ जाए वो जितने नाटक इन्होंने किए हैं कृष्णचंद्र को। और आज भी हम जैसे कि उनकी दो कहानियों पर जो उमा मृत्युंजय ने नाट्य रूपांतरण किया उसको देखें, इसमत को जिस तरह से किया है या नसीरुद्दीन शाह ने किया है या रत्ना पाठक ने किया है या और इनके रैना ने किया है, इन तमाम लोगों ने अलग अलग किया है। मुश्ताक खान ने कृष्णचंद्र, मंटो, इस्मत बेदी इनको इतना किया है और उसके अलग अलग रूपांतरण करने वालों के नाटक किए हैं। तो जब एक कागज पर हमें मिलता है रूपांतरण किया हुआ और उसको जब हम मंच पर लाते हैं तो उन दोनों के बीच कितनी संभावनाएं, कितनी चुनौतियां हैं, मैं चाहूंगा कि मुश्ताक खान जी उस पर रोशनी डालें। लीडर थेस्पियन और स्टेज पे बैठे महानुभाव, मेरे सीनियर लोग और तमाम मेरे दोस्त, मैं विद्यार्थी भी नहीं कहूँगा, मेरे दोस्त जितने भी आए हैं उनका स्वागत करते हैं और मैं शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। हिंदी नाटक, बांग्ला नाटक, तो छोटी छोटी जो बातें हुई हैं उनका छोटी छोटी एक एक लाइन में जवाब दूंगा। हमारे दोस्त कह रहे हैं कि बांग्ला की कहानियों पे, कविताओं पे काम नहीं हो रहा है, उनका नाट्य रूपांतरण नहीं हो रहा है, क्योंकि बांग्ला में इतने नाटक हैं कि इन कहानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर? क्योंकि बांग्ला के नाटकों में जब हिंदी रंगमंच के पास क्या है, अशार का एक दिन अंधा युद्ध, जबकि अंधा युद्ध मूल रंगमंच का नाटक नहीं है। आज भी उस कृति को आप पढ़ें तो वो रेडियो का नाटक है। शंकर शेष को कितने लोग जानते हैं? सुरेंद्र वर्मा जी को कितने लोग जानते हैं? जयशंकर प्रसाद जी ने कहा तो मेरा नाटक करने के लिए आपको मंच बनाना पड़ेगा, लेकिन कारण जी ने वही नाटकों को मंच पे कर दिया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बांग्ला के नाटकों के ही हिंदी रूपांतरण हुआ और उसके बाद हिंदी जगत में बांग्ला नाटकों का एक नाम बना और हिंदी रंगमंच को भी एक मौका मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी रीजनल लैंग्वेज मराठी, विजय तेंदुलकर जी के नाटक, उनके मैक्सिमम हिंदी अनुवाद हुए और वो नाटक पहुंचे। नॉर्थ बेल्ट की तरफ अगर बात करें तो हम नॉर्थ वालों के पास कुछ है ही नहीं। उसकी वजह ये रही है कि हमारे पे बाहर के हमलावर बार बार आते रहे। हम थोड़े से सीधे होते तो कोई ना कोई हमलावर आ जाता था और हमारा आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज कभी स्थिर रहा है नहीं। सीधी सी बात है। इसलिए हम कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी कहानी को पकड़ते हैं, कभी नाम को पकड़ते हैं। कहानी का जो एक रंगमंच बात शुरू हुई थी, देवेंद्र राज अंकुर जी ने शुरू की, और तब जब देवेंद्र राज अंकुर जी ने कहानियों का मंचन शुरू किया था तो बहुत सीनियर डायरेक्टर सब लोगों ने कहा ये क्या कर रहा है, ये क्या होगा, क्या नाटक है, कुछ नहीं है, ये है वो है। लेकिन रंगकर्मी के लिए, उसकी भूख के लिए, एज ए प्रस्तुतिकरण के लिए और दूसरी पेट की भूख के लिए कहानी का रंगमंच ही सबसे ज्यादा काम आया। इसलिए कहानियों का रंगमंच ज्यादा होता गया। दो चार लड़के लड़कियां मिलते हैं, कहानी पकड़ते हैं, तैयार करते हैं, नाटक होता है। बड़ा नाटक करेंगे, उसका सेट लगाना है, ये करना है, वो करना है। ये रहा कहानियों का सफर। और नाटककार भी तो क्या लिख रहे हैं? कोई
कोशिश ही नहीं कर रहा है। मुझे कहा जाता है, मेरे अगर प्रोफाइल में पढ़ेंगे तो बहुत कम ऐसे नाटक होंगे जो चर्चित नाटक हो जिनको मैंने किया हो। मैं क्यों करूं? अशारे का एक दिन अच्छा है, ठीक है, पढ़ा सीखा, ठीक है, तो मैं क्यों करूं? लोग कर रहे हैं, करते रहे, मैं कुछ नया क्यों ना करूं? मैंने कहानियां भी की, मैंने मंटो की ना करते भी तो 50-55 कहानियां की हुई, 50-55 कहानियां हैं और आजम भाई विटनेस रहे हैं उस चीज से। मैं कहानी को वर्ड टू वर्ड करता था, मैं उसमें कोई बीच में चमक चुप नहीं करता था, लेकिन मैं एज ए डायरेक्टर उसमें विजुअल्स क्रिएट करता था। क्योंकि मुझे मंटो को करने के लिए मैं जब शुरुआत हुआ था तो मैंने शायद अनुभव जिसका जिक्र हुआ बहुत अच्छा, जब मैं दिल्ली पहुंचा, ज्वाइन मैंने किया तो मेरे पहले मित्र अनीस आजमी थे और उसके बाद शाहिद के साथ मेरा है, तो उनका गैर जरूरी नाटक भी मैंने किया हुआ है तब मंटो के लिए। फिर मेरे को मंटो इसलिए जरूरी करना पड़ा क्योंकि मंटो मेरी मिट्टी से था। उसके साथी मंटो के 4 फादर जो हैं वो कश्मीर से थे, तो मैंने उनका लाइफ स्केच, उनकी कहानियां और वो ये कहानी लिखने की जरूरत उसे तब क्यों पड़ी उसको जोड़ता गया, वो मेरा क्राफ्ट था। कृष्ण चंद्र वो भी मेरी मिट्टी से थे, पुंछ से, उनको भी मैंने किया। उसके अलावा मैंने कई ऑटोबायोग्राफीज की, चेक इन माय लाइफ, लीडिया वीलो की, और सबसे बड़ी बात आपके बांग्ला में हॉवर्ड फॉस का नॉवल बादल सरकार जी ने स्पार्टाकस किया था और इतने सादे ढंग से किया था कि कोई भी अमेचुअर ग्रुप जो है उस नाटक का मंचन कर सकता है। आप कहां कह रहे हैं कि नॉवल नहीं हो रहा है? किया। दूसरा नाटक प्रतिभा अग्रवाल जी ने किया है, उसका अडैप्टेशन किया कॉकेशियन चौक सर्कल, घेरा के नाम से। उसका नहीं, खड़िया का घेरा नहीं है, उसका टाइटल घेरा ही रखा गया है और उसका मंचन बादलदार ने किया। बड़ा सादा कॉकेशियन चौक सर्कल अगर पढ़े तो उसका कैनवास बहुत बड़ा लगता है। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो प्रतिभा अग्रवाल जी का जो हिंदी रूपांतरण घेरा है नाटक, तो कितना सरल सादे तरीके से किया हो। डायरेक्टर, आज का डायरेक्टर नए नाटक को हाथ नहीं डालता, डरता है। और ये तभी जरूरत महसूस हुई जब नए नाटक नहीं आ रहे थे, तभी कहानियां उठनी शुरू हुई, नॉवल उठने शुरू हुए। लेकिन उसके लिए एक क्राफ्ट चाहिए। टीचर लोग हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, इनका अपना एक। मैंने आषाढ़ का एक दिन नाटक किया, मैंने कथा गायन नहीं किया। मेरा हिंदी डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी का मेरे पे आग बबूला हो गया। मोहन राकेश का अपने आत्मा को क्या दिया, ये कर दिया। मैंने कहा तुम लोगों ने कितने नाटक देखे और तुम लोग जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी करवा रहे हो तो कॉपी कट पेस्ट लगा रहे हो। थिएटर की पीएचडी करनी है तो रंगमंच में आके नाटक देखो पहले, हम कैसे लड़ते हैं नाटक के साथ। आजकल तो पीएचडी बहुत आसान हो गई है, कॉपी कट पेस्ट हो गई है। इससे पहले तो कम से कम 4 किताबें इकट्ठी करनी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था। और आप लिटरेरी लैंग्वेज में ही सब कुछ लेके चल रहे हैं। वोकैबुलरी होती है क्राफ्ट में नाटक। अपर क्लास की लैंग्वेज, उसकी वोकैबुलरी अलग है, मिडिल क्लास की वोकैबुलरी अलग है, लोअर क्लास की वोकैबुलरी अलग है। लेकिन आप नाटक लिख रहे हैं, आप वो भी क्लिष्ट हिंदी में, एक भीख मंगा भी क्लिष्ट हिंदी में बातें कर रहा है। इज इट पॉसिबल? नॉट। नाटक आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि जो नाटक लिख रहे हैं या मैं कहानी पढ़ता हूं, मुझे अच्छी लगती है, मेरे दिल को छूती है, मैं कर लेता हूं।
के साथ मैंने कई कहानियां, कई ट्रांसलेशन, कई एडेप्टेशन की। अब गुंजन बेटी हैं इनकी, उमा जी की गुंजन, एक नाटक मैंने पढ़ा, इसका वो है मैकबेथ। मैं क्या कर अंकल ये कर दो, डू ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर, फिर देखते क्या होगा। और उसका पहला वो ट्रांसलेशन, और सबसे पहले हमें ये जानना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसलेशन एंड एडेप्टेशन। ट्रांसलेशन अलग चीज है, एडेप्टेशन अलग चीज है। आप ट्रांसलेशन में खाली वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। एडेप्टेशन में आप उसको अपने परिवेश में ला रहे हैं। मैं अगर कश्मीर से रह रहा हूं तो मैं कहता हूँ यार ये नाटक मैं कश्मीर की पृष्ठभूमि में रखूँ, उसकी बैकग्राउंड में रखूँ, तो उसके लिए मुझे एडेप्टेशन उसकी करें, उसको मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स उसमें दूंगा, तब जाके बात होगी। क्योंकि हम प्रैक्टिकल आदमी हैं, प्रैक्टिशनर हैं हमें। अब वो नाटक मैकबेथ, वो नाटक आज नहीं है बची। मेरा अपना अनुभव गधे की सरगुज़श्त कृष्ण चंद्र का नॉवल है, तो मैंने रेपर्टरी में ही लड़के को बोला मैं नाटक लिखो यार, ये नॉवल पढ़ो लिखो। अरे सर क्या लिखूंगा, मैं डू ब्लैक एंड व्हाइट ऑन पेपर। मैं डायरेक्टर हूं, मैं क्राफ्ट जानता हूं, मैंने गले में पट्टी नहीं लगा के डायरेक्टर बन के आया हूं। जब उसने मैंने कहा तुम मुझे कागज पे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट करके दे दो, मैं कर दूंगा, बना दूंगा नाटक, मुझे बनाना आता है, मैं डायरेक्टर हूँ। तो उसने बना दिया। अरे सर इसमें तो 85 कैरेक्टर्स होंगे, हमारे पास तो 15 लोग हैं। मैंने कहा मैं हूं ना। वो नाटक बहुत चर्चित नाटक जिसमें गधा का वो एक कहानी चलती है, भागता रहता है गधे की आत्मकथा। फिर उसका दूसरा नाम, ये तीन नॉवल हैं, गधे की आत्मकथा, गधा नेफा में, गधे की वापसी, और मैंने तीनों की है। वो कहने का मतलब ये है कि अब आप कहानी कह रहे हैं कि कहानी बनी, काबुली वाला क्या थी, नाटक तो नहीं था, फिल्म नहीं थी, कहानी थी। लेकिन आज रविंद्रनाथ काबुली वाला कहानी कितनी चर्चित कहानी है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं मैं, क्योंकि काबुली वाला मैंने किया हुआ है। मैंने टेलीविजन के लिए किया था, एपिक चैनल के लिए। एपिक चैनल पे एक सीरीज अनुराग बासु जी कर रहे थे, काबुली वाला, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी, उसमें काबुली वाला एक कहानी थी। तो मुझे फोन आया कि वो आपको एक कैरेक्टर है, उसके लिए ट्राई करना है। तो मैंने सबसे पहले बोला वो ना एक फिल्मी एक्टर वाली हिंट में कौन कर रहा है, अनुराग बासु है। ओके ठीक है, कहानी कौन सी है, काबुली वाला। ठीक है, पर सर वो ना बजट बहुत कम है, आपकी फीस नहीं दे पाएंगे, बजट हमारे पास बहुत कम है। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे ये बताओ तो कहानी में कैरेक्टर कौन सा मुझे करना है। सर वो जो काबुली वाला। मैंने कहा डन। कोई बात नहीं की कि पेमेंट क्या होगी क्या होगी, लेकिन वो कैरेक्टर काबुली वाला करने का मेरा मकसद सिर्फ एक था कि मैं उस कैरेक्टर में कल को चला जाऊंगा, मैं जिंदा रहूंगा। वो इसलिए जिंदा रहूंगा क्योंकि सरदार स्वामी जी ने वो कैरेक्टर किया हिंदी फिल्म में, बांग्ला में मुझे नाम नहीं याद है जिन्होंने बोला, हाँ उन्होंने कैरेक्टर किया। तो मैंने कहा यार चल, वो लोग तो बड़ी स्क्रीन के बादशाह थे, मैं छोटी स्क्रीन पे खेल के चलता हूँ। और सही बात ये बताऊं कि जब मैंने वो शूट उसका कंप्लीट किया और उसके बाद पेमेंट जब आई तो उन्होंने एक पैकेट लिया और लिफाफा मेरे को दिया। हम बातचीत करें तो इच्छा हो रही थी यार है क्या होता है, तो अमूमन या टॉयलेट में भागेगा आदमी उन्होंने भागेगा जाके देखा है क्या यार। उस वक्त तो हमने जोश में आके बोलते हो गए डन करेंगे, लेकिन है क्या, तो मेरी औकात से ज्यादा पेमेंट मैंने इतनी सोची नहीं जितनी उन्होंने। कहने का मतलब ये कि वो भी एक कहानी है। इसके साथ साथ हम हर डिस्कशन में कहते चुनौतियां चैलेंज। अरे जिंदगी भी कोई चैलेंज है।
जिंदगी को अगर आप चैलेंज मानते हैं तो रंगमंच पे काम करने को भी तो चैलेंज मानो। इसमें कोई चैलेंज नहीं है, कहानी करने में भी कोई चैलेंज नहीं है, बस करने की नीयत होनी चाहिए। आपकी नीयत ही नहीं है करने की। अब बांग्ला में कोई कहानी पे काम नहीं कर रहा, नॉवल पे काम नहीं कर रहा है, तो वो हम उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो यहाँ के निर्देशकों का कसूर है। अब उनको पढ़िए, क्योंकि बांग्ला में इतने नाटक हैं कि कहानी नॉवल की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम गरीबों को, नॉर्थ वालों को दाएं बाएं भागने की जरूरत पड़ती है। हमें वो हिंदी के जो गिने चुने नाटक है वही मिलते हैं। मतलब मोहन राकेश, मतलब हिंदी की बात नहीं करो कभी। यूनिवर्सिटीज भी ना, मैं माफी चाहता हूँ, हाँ, वो मोहन राकेश, डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनसे आगे जाते ही नहीं है। अरे छोड़ो, इनकी किताबें साइड में रखो, पढ़ लियो। कोई नए लोगों ने जो लिखा लाओ सामने, तब चुनौतियां खत्म होंगी। डॉक्टर धर्मवीर भारती को भागे उठा दो, ये लो, ये मोहन राकेश ले लो। और मोहन राकेश ने भी जब नाटक लिखे हैं ना, वो डायरेक्टरों के साथ बैठ के अकेले बैठ के नाटक नहीं लिखा है। और जितने भी चर्चित नाटक हैं वो सब, सिवाय डॉक्टर धर्मवीर भारती अंधाधुन के बाद क्यों नहीं लिखा है। मैंने उनका एक नॉवल भी किया, वो सूरज का सातवां घोड़ा, बाद में उस पर फिल्म भी बनी थी, श्याम बाबू ने श्याम बने कर दी। अरे आप एकेडमिक में ये इनको थोड़ा सा इनको बुजुर्ग हो या बैठ रहो, हमने आपको पढ़ के सीखा है हमने आपसे। अब कुछ नए लोगों ने लिखा, लाओ उनको सामने, उनको लाना नहीं है, पब्लिशर की अपनी नहीं है, उनको लाना नहीं है, पर हो गया यार। अब मोहन राकेश जी का मैं बताता हूँ। मोहन राकेश जी ने जब पहला नाटक लिखा था लहरों पे राजहंस, कभी उसे पढ़े, पूरी संस्कृतम हिंदी है, मंचन हुआ तो हवा में उड़ा नाटक। फिर उनको समझ आई कि क्या करूं यार, ये संस बहुत होगी। तो वो कालिदास, वो उस पर आ गया, आषाढ़ का एक दिन। लेकिन आषाढ़ का एक दिन मूल में भी नहीं गए, कालिदास को ढूंढना पड़ा, बात तो लेना पड़ा उसे कालिदास। अच्छा, वो नाटक का ग्राफ अच्छा हो गया। कालिदास कश्मीर भी जाते हैं, दो कैरेक्टर भी आते हैं, अनुस्वार और मीमा से, पूरा उनका एक फिलोसफिकल कैरेक्टर्स हैं वो दोनों। प्रेमो मंजरी उठ के आती है, उससे मिलने, मलिका से मिलने की ऐसी बात क्या है। कालिदास को शासन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन मलिका इसके दिमाग से नहीं। तो मैंने उसे कथाकांड में सादे तरीके से लोगों के सामने लाया। इंटेलेक्चुअल तो समझेगा कि जो शाम को मेरी 10 रुपए की टिकट लेके नाटक देखने आता है, वो भी समझ के जाएगा। और उसमें आपको बुला हो, तो मैंने कहा होते रहो, हमें क्या। तब भी मोहन राकेश जी फंस गए। फिर तब उनको समझ आई, मुझे आम आदमी की, कंटेम्पररी आदमी की, जो आज जी रहा है, उनकी बात करनी। तब आगे और हुए आए। तीनों की भाषा अलग है, तीनों नाटकों का क्राफ्ट अलग है। तब आधे अधूरे, जब आप आधे अधूरे नाटक देखते, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी पात्र के साथ अपने आप को जुड़ा होंगे। आप लहरों के राजवंश में जुड़ा हुआ नहीं देखते, वो जीवन हमने जिया ही नहीं। आषाढ़ का एक दिन में हम अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं देखते, क्योंकि वो जीवन हमने जिया ही नहीं। लेकिन जब आधे अधूरे होता है, तब आप जीते हैं उसके साथ कि ये बात है। पैर तले की जमीन वो पहलगाम में लिख रहे थे, आधा नाटक लिखे वो उनका, लेकिन उस पर 3-4 लोगों ने अलग अलग वर्जन लिखे। लेकिन बात हमारे कई नाटक ऐसे हैं जो अच्छे नाटककार हैं, जो लिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है, उनके नाटकों को नाटक नहीं माना जाता और उनको नाटककार नहीं माना जाता, क्योंकि हमारे सर पे 4-5 ऐसे बिठा दिए हुए हैं, उसे आगे पीछे। यही हाल उर्दू का भी है, वो भी 4-5 चीजों में फंसे पड़े हुए हैं। अरे यार, पिछली बार उर्दू में कितना काम किया मैंने। उर्दू की हालत यह है कि मुगल आजम फिल्म को हिंदी फीचर फिल्म लिखा जाता है।
भाषा आप देखो, पारसी थिएटर की अगर हम बात करते हैं तो आगाशा कश्मीरी शेक्सपियर के नाटकों को अडेप्ट किया है फारसी स्टाइल में, वो अडेप्टेशन है। इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसलेशन और अडेप्टेशन बहुत जरूरी है। अडेप्टेशन जो हम अपने परिवेश में अडेप्ट करते हैं, ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। चुनौतियां रहेंगी आपकी जिंदगी में 24 आवर्स है। हम सब अपने सारे घर के काम, ऑफिस के काम, दोस्तों से मिलना जुलना इसी 24 आवर्स में मैनेज करते हैं। ये जिंदगी में कभी 25 नहीं होंगे और ये कभी 23 नहीं होंगे। तो अगर इसमें हम सब कुछ करते हैं तो इसमें करते क्या हमारी जान रहती है। वो लाइन है ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उठा लो, पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं है, उठाना तो दूर की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप छात्र हो, आप नाटक लिख सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो गुंजन ने ट्रांसलेशन कर दिया तो आप भी कहानी पकड़ लो, एक जहां कैनवास बड़ा लगता है कि ये तो वर्षा की बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब मंच पे हो तो अब कह रहे हैं कि चीजें नहीं बन पाती। हमें भारतमुनि जी ने नाट्य शास्त्र में सूत्रधार दिया हुआ है, वो हमारी प्रॉपर्टी है, किसी की थोड़ी है। तो सूत्रधार से 4 बातें क्या कहलवा दो। अभी आप जो शाम को नाटक देखेंगे, ये आधे घंटे के बाद लम्हों की बात, उसमें 2 कहानियां, आपको लगेगा नहीं 2 कहानियां मिक्स हुई है, कहानी ऐसे जुड़ जाते चले जाती है। ये नाटक हुआ है, ये अब इसमें ट्रांसलेशन, अडेप्टेशन एंड ड्रामाटाइजेशन, तीसरी चीज है ड्रामाटाइजेशन। कहानियों को ड्रामाटाइज किया हुआ है, जिसमें लेखक ने कुछ संवाद, कुछ पोइट्री ऐड की हुई, क्योंकि उसको ड्रामा बनाया हुआ है। और कोई भी नाटककार का जो नाटक होता है ना, वो एक मुर्दे बच्चे को जन्म देता है। नाटककार नाटक लिखता है और ये लगता है वो मुर्दा बच्चा होता है, और उसमें जब जान फूटता है एक पूरी टीम, मतलब पूरे सारे सर्जन लग जाते हैं उसमें काम करने के लिए। मेकअप का सर्जन, कॉस्ट्यूम वाला सर्जन, सेट वाला सर्जन, कैरेक्टर सर्जन, ये सब चीजें लग जाते हैं। तो फिर उस मुर्दे बच्चे में एक जान आती है, वो नाटक बन के आपके समक्ष आता है। हमको एज ए डायरेक्टर हमको बड़ी चुनौतियां होती हैं। मैं आधा नाटक वहीं तक खत्म करता हूँ जहां कृष्ण शाप होता है, उसके बाद क्या लिखा डायरेक्टर, उसका ये वो यार क्यों झेल रहे हो यार, माफी दे दे। मैं बड़ा कड़वा जैसा आदमी, मुझे थोड़ी सी नहीं होता, लेकिन नहीं, नाटक वो रेडियो के लिए था। डॉक्टर शंकर शेख जी के आप नाटक देखिए, पढ़िए, सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक देखिए, पढ़िए, लेकिन जा ही नहीं रहे। हमारे स्टूडेंट बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनके पास यही 3-4 2-3 लेखक हैं, उन्हीं को पढ़ के बेचारे निकल आते हैं। तो आप मेरे बच्चों को सबों को ये एक सीख है कि आप ये सिलेबस का माल है भाई, मार्क्स भी लेने हैं, पास भी होना है, वो क्या वो डिग्री जो मिलती है वो देखनी है। तो इसलिए आप लिखो, बेपरवाह होकर लिखो। कोई क्या कहता है वेलकम, लेकिन लिखो। और गूगल पे जाओ, आज तो गूगल बाबा जी आपको सब कुछ दे रहे हैं, हम जैसे टीचरों की भी जरूरत नहीं रही है राइटरों को, है ना। तो गूगल में अच्छे अच्छे नाटक हैं, नए नाटक हैं, उनको पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। इसके साथ ही मैं ये रहूँगा, चैलेंज है, चैलेंज रहेगा, थैंक यू मुस्ताक जी। और मुस्ताक साहब, आपने इस तरह से नाटक को स्टेज पर किस तरह करते हैं और नाटक की एक तरह से परंपरा और नाटक के नाटक होने पर भी आपने बात की और नए नाटकों की बात की। वैसे आप है कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे, लेकिन आप भी विटनेस हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां नए नाटक ही किए जाते हैं, और आपने किए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 20 साल आपने नए नाटक ही किए हैं। और इस तरह से और भी कई यूनिवर्सिटी है जहां नए नाटक भी हो रहे हैं, लेखकों को भी किया जा रहा है, कहानी का रंगमंच भी हो रहा है। और
जैसे खुद रिलीज फेस्टिवल ने अब तक 40 कहानियों का मंचन किया है, जिनमें रूपांतरण भी है और कहानी का रंगमंच भी है। यहाँ 48 कहानियां ऐसी है। चलिए, थैंक यू उमा जी। अजहर के साथ मेरी आखिरी दम तक लड़ाई चल रही एक नाटक, और मैं कभी कभी उन्हें चिढ़ाता भी हूँ। मैं कहता बोलो, कर नहीं रहे, बोलो। वो नाटक मेरे पास जैसे बेटी पर बोलो, जिसका उर्दू में कर रहे हैं, उसका एडेप्टेशन है, और वो मैं चाह रहा हूँ अपना कश्मीर का सूफीज्म के काट लो। वो मेरा अपना तरीका जी हाँ, तो ये उमा जी थैंक यू। और यहाँ कलकत्ते में भी उर्दू हिंदी रंगमंच में बहुत सारे काम किए गए हैं। पिछले अभी बात करते हुए मैं बंटवारा केस में कह गया कि उसको डायरेक्ट जमालू साहब ने किया है, दरअसल मुझे अभी करेक्ट किया गया कि राशिद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ भी की है, मंचित की है। और 80s 90s में राशिद साहब, जहीर अनवर साहब, इन लोगों ने जो ड्रामे यहाँ किए हैं, और खुद अजहर साहब के उस्ताद जहीर साहब रहे हैं, और अभी राशिद साहब लगातार नाटक कर रहे हैं, तो उसका मंचन, उसका डायरेक्शन राशिद साहब और जहीर साहब ने किया था। और दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस तरह से नाटक का रूपांतरण होता है, उसका ट्रांसलेशन होता है, कुछ एकेडमिक बातें, कुछ प्रैक्टिकल बातें अभी मुश्ताक खान साहब से आपने सुनी। और समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कितनी जल्दी समय गुजर रहा है। जी तो चाह रहा है कि मुश्ताक खान साहब को, श्रीवास्तव जी को, मनकू जी को सुनते ही जाएं, लेकिन चूंकि समय का अभाव है और हमें नाटक भी देखना है, तो अब मैं इन सभी दर्शकों से, जिन्होंने हमने ये तमाम बातें बहुत से सुनी, अगर आपके बीच कोई सवाल हो, इससे लेकर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो बिला झिझक, निसंकोच आप जरूर, आप बच्चे हैं, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, जो मन में आ रहा है, आपको लगता है ये रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है, लेकिन बोलिए जरूर, आप प्रश्न जरूर कीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा है। ये नहीं सोचिए कि ये पता नहीं इन बातों से रिलेवेंट है या नहीं है, वो रिलेवेंट हो जाएगी चीजें, आप अपना प्रश्न कीजिए। अस्सलाम सर, नमस्ते। मेरा नाम मोहम्मद नियाज है। सर, काज सर से मेरा सवाल ये है कि आपने बहुत बार मेंशन किया है क्राफ्ट क्राफ्ट क्राफ्ट, इसको अगर आप अच्छे से तफसील में बताएं सर, क्योंकि ये मेरा कंफ्यूजन है। मैं कई बार कोशिश किया हूँ कि इसको दूर कर सकूं, बट हो नहीं पाया है, तो अगर आप बता दें। आप एज ए राइटर बात पूछ रहे हैं, मतलब अब क्राफ्ट किसमें चाहिए आपको? एक्टिंग में क्राफ्ट चाहिए। सबसे पहले ये कि आप अपने आप से ये सवाल पूछ लो कि आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, क्योंकि ये पहला क्राफ्ट का सबक है। क्योंकि टेलीविजन को देख के, स्क्रीन पे देख के हर एक कहता है कि मैं शाहरुख खान बनूंगा या माधुरी दीक्षित बनूंगा, क्योंकि मैंने एकेडमिक चलाई हुई है और हर एक को आता मैं तो सर, तो मैं उनको यही कहता था कि भाई साहब, मेरे पास ना तो कोई कैप्सूल है, ना इंजेक्शन है जो मैं आपको लगाऊंगा और 3 महीने के बाद आप शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित बनते रहेंगे, ठीक है। और इसी में मैं हर स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप अपने आप से पूछो कि आप रंगमंच में क्यों आना चाहते हो, किस लिए आना चाहते हो। ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विधा में चैलेंज ही चैलेंज है। रोज कुआं खोदना है, पानी निकालना है, पानी पीना है। जो मैं परफॉर्मेंस आज दूंगा वो परफॉर्मेंस कल नहीं होगी, कल या तो आज से अच्छी होगी या आज से बुरी होगी। एज ए एक्टर के तौर पे ये चीजों का ये ख्याल रखिए। दूसरा, पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्टर का मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, और रहा एक्टिंग का क्राफ्ट, तो अब उसके लिए मैं यहाँ 5 मिनट में या 2 मिनट में नहीं बता सकता। आप गूगल बाबा जी के महाराज के पास जाइए, बता दूं, कहीं कंफ्यूजन हो फोन कर लें। नहीं, एक निर्देशक के अंडर में आप जब काम करते हैं तो ये लगातार अभ्यास के द्वारा आप उस क्राफ्ट को सीख पाते हैं, सुनकर भी सीख पाएंगे। कोई और सवाल? आप समझे? उनको आगे बस इसके बाद एक और सवाल, क्योंकि हमें खत्म करना है। इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। सर, मैं आपसे ही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपने जी आपसे सर
आपने सुझाव दिया कि हम युवा पीढ़ी के लोग लिख सकते हैं, तो जब हम कहानी को एक नाटक में परिवर्तित करते हैं तो वो चूंकि हम जानते हैं कि वो संवाद शैली होती है, तो उस कहानी को संवाद शैली में पिरोने के लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने यहाँ पे ए लड़की प्ले देखा है, वो एज इट इज क्राफ्ट, उसका अगर वो उसको ए लड़की को पढ़े ना अगर आप, तो वो नाटक की श्रेणी में नहीं है, वो नॉवल है। लेकिन आप जब उसको पढ़ेंगे वो नाटक ही बना हुआ है। महाश्वेता देवी के नॉवल को देखिए, उसमें पूरा क्राफ्ट है, बिल्कुल संवाद की तरह डायलॉग चलते हैं। माफ कीजिएगा, अगर आप आज देखेंगे जो वो दो कहानियों को मिलाकर एक नाटक तैयार है, आपको क्राफ्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वो दोनों कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। हेलो, मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था। आप जो बोले कि आज का जो नया नाटक है ना कोई पढ़ता है ना रंगमंच पर खेला जाता है, क्यों सर? वो आप किसी संस्था के साथ काम करते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो आपने कोई नाटक लिखा है, तो फिर आपको ये पीड़ा कैसे लगी? ना आपने नाटक लिखा बेटा और कह रहे मुझे ये दर्द हो रहा है। आप नाटक लिखो, मुझे भेजो, मैं पढ़ूंगा। सवाल ये था कि क्या वजह है कि नए नाटक सामने नहीं आ रहे, ये प्रश्न है ना, इसका ये प्रश्न है। मैंने शुरू में कहा कि आज का जो डायरेक्टर है वो चैलेंज नहीं लेना चाहता है। वो कहता मैं आषाढ़ का हिंदी नहीं करूंगा, मैं हाई वर्जन नहीं करूंगा। मैं आपको कहता हूँ, उमा जी के पास मेरा एड्रेस वगैरह है, आप नाटक लिखो, भेजो मुझे, मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा वो कहते हैं जो तन लागे सो तन जाने। थैंक यू मुशाद साहब और सुधी दर्शक जी, कौन करें? अच्छा ये थैंक यू। आपने देखा कि किस तरह से कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, मंटो दास जी, मुश्ताक खान साहब ने अपनी बातें रखी और जिस तरह ऐसी चीजों को देखा। नाटकों के साथ मामला ये है कि अब पढ़ा भी कम इसलिए जा रहा है कि लिखा कम जा रहा है, और लिखा कम इसलिए जा रहा है, थोड़ा सा मुश्किल विधा है ये, और कविताओं और कहानियों और नॉवेलों का इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस परिवेश में जाना होता है, उस कैरेक्टर में घुसना होता है, तब कहीं जाकर उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो ये इस तरह से आपने आज नाट्य रूपांतरण, संभावनाएं और चुनौतियां पर वक्तव्य सुना, बातें सुनी, डिस्कशन सुना, आप सभी लोग पार्टिसिपेट किए। अब मैं प्रकाश जी से अनुरोध करता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद फिर हम नाटक देखेंगे। 2 बजे है, 2 बजे एक पहले नमस्कार। आज एसपीएम के द्वारा आयोजित 12वें राष्ट्रीय नाट्य उत्सव में जब से अजहर के तहत रंग संवाद में आप सब में उपस्थित होकर कुछ संवाद का हिस्सा बने। आज का विषय था नाटक का रूपांतरण, चुनौतियां और संभावनाएं, जिस पर हमारे यहाँ उपस्थित वक्तागण, अतिथिगण ने बखूबी से आप लोगों को समझाया। हमारे आदरणीय मुश्ताक जी ने बताया कि एडेप्टेशन और ट्रांजिशन में क्या अंतर है, और हमारे ये मंटो भाई ने बताया कि नाटक में जो नए लोग नहीं आ पा रहे हैं या जो अनुवाद जो हो रहा है, उन अनुवाद के बीच आगे जो चुनौतियां हैं, संभावनाएं जहाँ भी संभावनाएं हैं वहाँ चुनौतियां होंगी। यदि हम समुद्र में चाहिए। आदरणीय हमारे कृष्णकांत जी ने नाटक के बारीकियों के बारे में बताया और
उनकी चुनौतियों के बारे में आप लोगों को समझाया। मैं आदरणीय काली बाई का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से इस सत्र का संचालन किया और सुव्यवस्थित और ये बहुत ही बैलेंस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें सभी अतिथियों को धन्यवाद देता हूं। दर्शक दीर्घान बैठे हमारे जो भी अतिथिगण हैं उपस्थित, उन सभी सुधीजनों को मैं धन्यवाद देता हूं। विद्यार्थी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो हमारे विशेषकर से दुर्गापुर से इतनी दूर से आए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को और उनके गुरुजनों को जिन्होंने यहाँ पे उपस्थित होने का अवसर दिया है, इस रंग संवाद का हिस्सा बनाया है, उन्हें मैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं और एक शख्स जिनका आभार तो मैं नहीं व्यक्त कर सकता, उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे सकता, उन्हें मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने आप लोगों को यह अवसर दिया। हमारी उमा दीदी को मैं जरूर नहीं, साथ में मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ। प्रकाश भाई, आप भावुक ना हो, अब हमें एक दूसरा सत्र शुरू करना है। भोजन अवकाश आप सभी अतिथियों से और बच्चों से, सब बच्चों को पता है, आप सब इस गेट से निकले और हमारे अतिथि यहाँ से निकले। और दुर्गापुर से आज सबसे बड़ी बात है कि दुर्गापुर से माइकल मधुसूदन मेमोरियल कॉलेज से 21 बच्चे यहाँ उपस्थित हुए। कॉलेज में उन्हें ये एक बहुत अच्छी पहल है कि अभी तक कलकत्ता की कॉलेज की मेरी जो दोस्तियाँ हैं, उन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया कि यहाँ विद्यासागर कॉलेज, खिदरपुर कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय और ये डिप्लोमा कॉलेज, तमाम कॉलेजों से बच्चे यहाँ आ रहे थे। आज उसमें एक और दूसरा जिला जुड़ गया, दुर्गापुर। मैं रुकैया जी और कॉलेज के आभारी हूँ कि वो आप बच्चों को लेकर आए। अब भोजन का अवकाश, आप लोग 20 मिनट के अंदर में भोजन को समाप्त करें ताकि हम नाटक शुरू करें। धन्यवाद।